सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो एसएसटी का टॉपिक चल रहा था, रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट वन, उसमें हमने आपको सभी रिसोर्सेज के बारे में बताया था, जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पावर, एयर और लैंड। इन सब के बारे में मैंने आपको इनके प्रॉब्लम्स, इनके क्लासिफिकेशंस, इनके टाइप्स और इनके कंजर्वेशन सब कुछ बताया। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे आपका आता है हमारा फॉरेस्ट। जो नेक्स्ट रिसोर्स हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमारा, आपको ये पता होगा, फॉरेस्ट भी हमारी एक नेशनल वेल्थ आती है। ठीक है, फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे बहुत काम में आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो इनके मेंटेनेंस और इनके कंजर्वेशन की जो मेन प्रॉब्लम रहती है, यानी कि फॉरेस्ट से हमें मिल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन का मेन रहता है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मेनली यही पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट एरियाज के जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनको कंजर्व कैसे किया जाए, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट रिसोर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात हम बात करें तो हमने बताया था डिफॉरेस्टेशन। ये वर्ड आपको बार बार सुनने में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से मतलब है जंगलों की कटाई करना। तो डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, जंगलों की लगातार कटाई होने की वजह से, या और भी इधर जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन था हमारा, ओवर ग्रेजिंग था, इस वजह से फॉरेस्ट एरियाज जो हैं हमारे वो कम होते जा रहे हैं। डिक्लाइन से मतलब होता है खत्म होने वाले हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो फॉरेस्ट एरियाज हमारे हैं वो केवल बचे कहाँ पर हैं, माउंटेनियंस हिल्स पे, यानी बहुत ऊंची जगह पे पाए जाते हैं। दूसरे उसके बाद अगर हम बात करें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या है, एक पर्टिकुलर कोई एरिया डिसाइड नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो पूरे फैले हों, वो अलग 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 फैले हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या है, डिफॉरेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो इजली कर ली जाती है। कहने का मतलब ये है, फॉरेस्ट एरियाज जो रहते हैं हमारे, ठीक है, उनमें अगर वो एक ही जगह पे काफ़ी सारे एरिया को कवर करते हैं तो उनका डिफॉरेस्टेशन थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से मतलब है कि चलो जो हमें वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं फॉरेस्ट एरिया से, वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो भी आती है, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में सड़क वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम बात करें ट्रेडिशनल टेक्निक्स, हम जो भी अफॉरेस्टेशन के लिए टेक्निक्स अपनाते हैं वो ट्रेडिशनल हैं हमारी, कोई भी न्यू टेक्निक्स का हम यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं हमारे, ठीक है, वो काफ़ी डैमेज भी होते हैं। और एक और शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब बता चुका हूँ, डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से मतलब मैंने बताया था, लोग, सभी लोगों को शहर में आके रहना है। अब शहर में आके रहेंगे, एरिया तो उतना ही है, तो वो क्या करते हैं, शहर के आसपास के जो जंगल हैं उनको काट के अपने रहने के लिए जगह बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है फॉरेस्ट फायर, ये हमने कल भी बताया था आपको। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में जो आग लगती है नेचुरली, ठीक है, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट रिसोर्स डैमेज होते हैं। अब इनकी कंजर्वेशन के लिए हम बात करें तो कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात, इनका जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलने की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। नेचुरल हेरिटेज से मतलब है कि जो भी हमारी नेचुरल, जैसे कि अगर हम बात करें, जो भी नेचुरल फॉरेस्ट एरियाज हैं हमारे, जैसे कि जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, इनको भी काफ़ी प्रिवेंशन की या कंजर्वेशन की ज़रूरत रहती है। ठीक है, उसके बाद सॉयल इरोजन, जो मेन रीज़न होता है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स के डिक्लाइन का, क्योंकि सॉयल इरोजन की वजह से ही फर्टिलिटी लैंड की कम होती है, जिसके वजह से फॉरेस्ट एरियाज क्या, एग्रीकल्चर लैंड भी काफ़ी इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें
जो डेजर्ट एरियाज जो रहते हैं वहाँ पर सैंड ड्यून से मतलब है मिट्टी के टीले, ठीक है, वो जो बनते हैं उनको भी थोड़ा सा चेक करने की टाइम टू टाइम ज़रूरत रहती है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर सैंड ड्यून्स ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं फिर कोस्टल ट्रैक को, या जो कोस्टल ट्रैक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स मिट्टी के जो टीले बनते हैं, ठीक है, उनके वो भी ज़्यादा ना फैले, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं जिसमें कि अफॉरेस्टेशन को एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी जाती है जिसके वजह से वो एफॉरेस्टेशन को अच्छी तरीके से चला सके। उसके बाद जो भी फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल या बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं उनका भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनका यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम उनको क्या करते जा रहे हैं, अपने यूज़ में लेते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो रिसोर्स हैं वो सीमित हैं, वो लिमिटेड हैं, लेकिन अगर उनका यूज़ हम अनलिमिटेड करेंगे तो वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंजर्वेशन के स्टेप्स थे इसके। इसके साथ में ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स चलाती हैं, कुछ कोशिश करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें आपके काफ़ी सारे दिए हुए हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। ये फॉरेस्ट एरियाज के कंजर्वेशन के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट एरियाज के कंजर्वेशन के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। मेनली इसमें जो फॉरेस्ट एरियाज के गुड्स यानी कि वहाँ पे जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाने के लिए, उनको खोजने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद ऐसे ही इसी तरीके से जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू विच फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये 1980 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोला गया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेस्ट लैंड यानी किसी भी जंगली एरिया को किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। उसके बाद एक और आता है आपका वन महोत्सव। वन महोत्सव का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे के.एम. मुंशी जी ने, ठीक है, जो उस टाइम के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 1950 में। तो इसका मेन मोटिव जो था वो था प्लांट मोर ट्रीज मूवमेंट एक तरह से चलाया था इन्होंने, जिसको नाम दिया गया वन महोत्सव। उसके बाद आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फॉरेस्ट्री। ये प्रोग्राम जो था वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज के लिए ही स्टार्ट किया गया। इसको एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो एम था वो था यूजफुल ट्रीज जो हैं, ठीक है, उनको वेस्ट लैंड पर, जो भी लैंड खराब है या जो यूजेबल नहीं है उस जगह पे इनका यूज़ करना, उस जगह पे प्लांटेशन करना, ये इनका एम था मेनली, ठीक है। उसके बाद वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है, एक ये भी प्रोग्राम चलाया गया। ये स्लोगन जो था वो स्कूल कॉलेजेस के लिए था, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि वन महोत्सव जो था उसको एक तरह से क्या किया जाए, पब्लिसिटी की जा सके उसकी। मतलब एक बच्चा एक प्लांट लगाएगा, इस टाइप के उन्होंने स्कीम्स वगैरह स्कूल कॉलेजेस में चलाई। उसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये सब कुछ और प्रोजेक्ट चलाए गए।
ठीक है, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एम को पूरा करते थे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रिसोर्स हमारा जो है वो है वाइल्ड लाइफ। ये भी काफ़ी यूज़फुल रिसोर्स है हमारा पूरे, अगर हम बात करें तो ये भी हमारी नेशनल वेल्थ में ही आता है। नेशनली इसका यूज़ या कह सकते हैं फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो भी इस पे डिपेंड करते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ पे। सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ से मतलब है कि जो भी जंगली जानवर वहाँ पर रहते हैं जंगलों में, ठीक है, वो जंगलों के मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो उसके बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि इसमें प्रॉब्लम से क्या क्या आती हैं, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, ये आपकी बुक में दी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है। उसमें सबसे पहला आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल। मतलब कि जो फॉरेस्ट एरियाज जो हैं उनको काफ़ी बड़ी स्केल पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बाद हंटिंग एनिमल्स फॉर वेरियड रीजंस, मतलब कि अलग अलग कारणों से जो वहाँ रहने वाले जंगली जानवर हैं उनको मारा जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, जिसके वजह से भी वाइल्ड लाइफ काफ़ी इफेक्ट हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सीधी सी बात है, हमने किसी भी फॉरेस्ट एरियाज के बगल में कोई भी फैक्ट्री डाली, उससे जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, या अदर तरीके से एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। और जैसे कि हम बात करें एसिड रेन, जो जिसके बारे में अगर आपने कभी सुना हो, तो उससे भी काफ़ी सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो ये सारे इस टाइप के जो पॉल्यूशंस हैं इससे वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी इफेक्ट होती है। उसके बाद पीपल आर नॉट काइंड टुवर्ड्स एनिमल, लोगों का जानवरों की तरफ जो रवैया है वो दयालुतापूर्ण यानी काइंड नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई भी सहानुभूति नहीं है। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ यानी कि अगर हम फॉरेस्ट एरियाज की बात करें तो वहाँ से रॉ मटेरियल, अगर हम वाइल्ड लाइफ की भी बात करें तो सीधी सी बात, आप लोगों ने सुना हो लेदर के जैकेट पहनते हैं, ठीक है, लेदर के मटेरियल बनते हैं, तो वो किससे बनते हैं, ठीक है, जानवरों की स्किन से। तो वो स्किन से बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होगी। वाइल्ड लाइफ कैसी होगी, इफेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि उसके लिए जंगली जानवरों को मारा भी जाएगा। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ एनिमल बाय ह्यूमन बींग्स, जो इंसान हैं उनके द्वारा जो जंगली जानवर हैं उनको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, मतलब उनकी देखभाल के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। वो तो जब तक वो चीज़ ख़त्म होने पे नहीं आ जाए तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे पास है उसकी कदर हमें तब तक नहीं होगी जब तक कि वो चीज़ हमसे दूर ना चली जाए या ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसकी कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन में सबसे पहली बात जो हमारी है वो है सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि जहाँ पर भी जंगली जानवर रहते हैं उस एरिया को या उस जगह को, ठीक है, उनके रहने लायक या एक तरह से सेफ गार्ड किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। हंटिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि शिकार जो है उसको टोटली बंद करवाया जाए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवरों को उन्हीं के नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कंजर्व किया जाए, यानी कि उनको उसी एरिया में उनको खुला रखा जाए, ना कि उनको पिंजरे में रखा जाए, ठीक है, और उस एरिया को कंजर्व कर दिया जाए, यानी कि वहाँ पे हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मली आ जा नहीं सकता, ठीक है। तो इस टाइप के जो लैंड होते हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए लोगों को एजुकेट भी किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उनको उन पर जोर दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उन पर भी काफ़ी जोर दिया जाए। उसके बाद हमारी एक आगे टेबल आती है, जैसे कि रेयर स्पीसीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ठीक है। सीधी सी बातें, आप लोगों को पता होगा सेव द टाइगर्स एक प्रोजेक्ट चला था, उसमें क्या था, टाइगर्स की जो हंटिंग हो रही थी या उनके जो डिक्लाइनिंग हो रही थी, मतलब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। उसके वेरियस रीजन थे जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके वजह से जो क्या है, जंगली जानवर कम होते जा रहे थे, टाइगर्स कम होते जा रहे थे,
जिसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वो ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी जनजातियाँ जो कि ख़त्म होने की कगार पे, उसके लिए एक आपकी पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सेंचुरी दी हुई है। सेंचुरी में ये मानस वाइल्ड लाइफ के नाम से दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये असम में है और इसमें जो रियर स्पीसीज यानी जो कम होने वाली, जो डिक्लाइनिंग पे पोजीशन पे हैं, जैसे कि एलिफेंट है, राइनोसोर्स हैं, ठीक है, वाइल्ड बफेलो हैं, इंडियन विजन है जिसको गौर भी बोलते हैं, ये सब जो स्पीसीज हैं, ठीक है, इसमें कम होने की कगार पे यानी ख़त्म होने की कगार पे पहुंच दिया है। तो इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है और इसमें जो भी डाउट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में ओटी में भी आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं। ठीक है, और फ्लैप्स में भी आ सकते हैं, मैचिंग्स में भी आ सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ, 1973 में। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू कंजर्व द टाइगर। ठीक है, इसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट था यानी जो एम था वो था हमारा क्या, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स। देयर आर 27 टाइगर्स रिजर्व इन द कंट्री। हमारी कंट्री में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 27। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, 40 एलिफेंट प्रोजेक्ट आर रनिंग इन द कंट्री। तो जो हमारे हाथी हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन और कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, जो कि अभी लगभग 14 हैं हमारे यहाँ पे पूरे ऑल ओवर कंट्री में। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, पहले जो हमारे मूवीज़ वगैरह बनती थी उनमें जानवरों का यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आज की कंडीशन में अगर हम बात करें तो उनको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा भी जाता है किसी भी जंगली जानवर का आप अपने एंटरटेनमेंट या मीन्स ऑफ रिक्रिएशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो वो एक तरह से क्या हो रहे हैं, उनको इफेक्ट होता है, उनका ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो कई बार मर भी जाता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल बंद करवा दिया गया। इसमें आपके एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहली बात की थी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब रिसोर्सेज को डिटेल में भी हमने स्टडी किया है। सॉइल को तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में किया है, इसमें सॉइल आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल भी थे, एलिवेल, ब्लैक, रेड, ये सब भी बताया था मैंने आपको। तो सारे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स, इनके कंजर्वेशन, ठीक है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं वो आपको खुद फाइंड करने हैं, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड करें और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप आके लाइव सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हैं।